जय हिंद, वंदे मातरम। सामाजिक हैबिट्स कैसे किसी आंदोलन को आगे बढ़ाती है। उसका तीसरा पहलू है किसी विचार को एक समुदाय के दायरे से आगे ले जाने के लिए जरूरी होता है कि वह विचार अपने प्रसार के लिए सेल्फ डिपेंडेंट हो। इसका सबसे कारगर तरीका है लोगों के अंदर ऐसी हैबिट्स विकसित करना जिनकी मदद से वे स्वयं ही ये पता लगा सके कि उन्हें किस मार्ग पर आगे बढ़ना है। जैसे-जैसे बसों के बहिष्कार की अवधि 1 दिन से बढ़ते-बढ़ते कुछ हफ्तों और फिर 2 महीने हो गई, वैसे-वैसे इसके प्रति मोंटगोमेरी समुदाय का झुकाव कमज़ोर पड़ने लगा। पुलिस कमिश्नर ने उन टैक्सी ड्राइवरों को गिरफ्तारी की धमकी देना शुरू कर दिया, जो काले लोगों को किराए में छूट दे रहे थे। इसके लिए पुलिस कमिश्नर ने उन्हें उस अध्यादेश का हवाला दिया, जिसमें हर पैसेंजर से कम एक निश्चित न्यूनतम किराया लेना हर टैक्सी ड्राइवर के लिए कंपल्सरी था। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में बहिष्कार के लीडरों ने ऐसे 200 स्वयंसेवकों के सिग्नेचर लिए जो कारपूलिंग में भागीदारी करने को तैयार थे। इससे निपटने के लिए पुलिस लोगों को जबरदस्ती टिकट देने लगी और कारपूलिंग के लिए होने वाली मुलाकातों की जगह पर लोगों को परेशान करने लगी, जिसके कारण ड्राइवरों ने गाड़ी चलाने से बचना शुरू कर दिया। बाद में किंग ने इस बारे में लिखा, धीरे-धीरे कहीं भी जाने आने के लिए गाड़ियां मिलना मुश्किल हो गया था। लोगों की शिकायतें बढ़ने लगी, मेरा फ़ोन तड़के सुबह से बजना शुरू हो जाता और ये सिलसिला आधी रात के बाद भी जारी रहता, पर मेरे दरवाजे पर आने वालों की संख्या ना के बराबर थी। इस संघर्ष को जारी रखने की निग्रो समुदाय की क्षमता पर मुझे शक होने लगा था। एक रात जब किंग अपने चर्च में उपदेश दे रहे थे, तब अचानक उनके साहिब ने एक अकस्मात संदेश लाया। दरअसल किंग के घर में बम विस्फोट हुआ था और उस समय उनकी पत्नी और नवजात बच्ची घर पर ही थे। किंग भागे-भागे घर पहुंचे। उनके घर के बाहर सैकड़ों ब्लैक लोगों की भीड़ लगी हुई थी। शहर के मेयर और पुलिस चीफ भी मौके पर मौजूद थे। राहत की बात थी कि उनका परिवार सेफ था। बस घर की सामने वाली खिड़की टूटकर चकनाचूर हो गई थी और उनके बरामदे में मलबा फैला हुआ था। बम विस्फोट के समय अगर कोई घर के सामने वाले कमरे में होता, तो उसकी मौत हो जाती। किंग आगे बढ़कर अपने क्षतिग्रस्त घर का जायजा लेने लगे। धीरे-धीरे वहां ब्लैक लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे काबू करने के लिए पुलिस के जवानों को सख्ती से काम लेना पड़ा। भीड़ में से किसी ने एक पुलिस वाले के साथ धक्का-मुक्की कर दी और एक अन्य व्यक्ति ने दूर से बोतल फेंक कर मार दी। गुस्से में आकर एक पुलिस वाले ने किसी पर डंडा चला दिया। पुलिस चीफ, जिसने कुछ महीने पहले नस्लभेदी संस्था व्हाइट सिटीजन्स काउंसिल को समर्थन देने की घोषणा की थी, वे किंग को एक तरफ ले गया और बोला कि उन्होंने इस भीड़ को काबू में करने के लिए कुछ नहीं किया, तो यहाँ दंगा-फसाद होते देर नहीं लगेगी। किंग अपने घर के बरामदे की ओर बढ़े और फिर भीड़ की ओर मुड़ गए। आवेश में आकर कुछ मत कीजिए, उन्होंने भीड़ की ओर देखते हुए तेज आवाज में कहा, और ना ही अपने हथियार निकालिए, क्योंकि जो तलवार के बल पर जीता है, उसका खात्मा भी तलवार से ही होता है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, भीड़ शांत हो गई। हमें अपने व्हाइट भाइयों के प्रति प्रेम का भाव रखना होगा, भले ही वे हमारे साथ जो भी करें, किंग ने कहा। हमें उन्हें बताना होगा कि हमारे मन में उनके लिए सिर्फ प्रेम है। जीसस के ये शब्द आज शताब्दियों बाद भी प्रासंगिक है। जो तुम्हारे प्रति नफरत का भाव रखते हुए तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करो। किंग कई सप्ताह से अपने उपदेशों से अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे। इन उपदेशों की थीम गांधी और ईसा मसीह के उपदेशों पर आधारित थी। किंग के ये सबक दरअसल एक किस्म का सवाल-जवाब थे, जो इनके श्रोताओं ने इस संदर्भ में पहले कभी नहीं सुने थे। इन सभी सबक में अहिंसा की अपील की गई थी। इनमें प्रेम का और खुद पर हमला करने वालों को माफ करने का संदेश था। साथ ही ये वादा था कि विजय इसी तरह शामिल होगी। नागरिक अधिकार आंदोलन सालों से इसलिए जिंदा था, क्योंकि इसकी भाषा हमेशा संघर्ष की रही है। एक ओर जहाँ इस आंदोलन से जुड़े लोगों को कई बार प्रतिद्वंदिता और हार का सामना करना पड़ा, वहीं कई मौकों पर उन्हें जीत भी हासिल हुई और इससे हमेशा संघर्ष करने की उनकी पावर बढ़ती रही। किंग ने लोगों को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई युद्ध नहीं है। उनका संदेश तो ये था कि हर कोई एक दूसरे को गले लगाकर उसे जस का तस एक्सेप्ट करे। किंग ने इस बहिष्कार को एक नया और अलग रास्ता दिखाया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। किंग ने कहा ये मामला सिर्फ सिटी बसों में पैसेंजर के बीच समानता लाने का नहीं था। ये तो ईश्वर की उसी योजना का हिस्सा था जिसने भारत में अंग्रेजों का शासन और अमेरिका में गुलाम प्रथा का खात्मा कर दिया था। ये वही योजना थी जिसके चलते ईसा मसीह इस संसार को छोड़कर गए, ताकि वे हम सब के पापों का प्रायश्चित कर सके।
ये इस आंदोलन का सबसे नया चरण था, जो शताब्दियों पहले शुरू हुआ था और इसके लिए नई प्रतिक्रियाओं, अलग किस्म के तरीकों और व्यवहारों की ज़रूरत थी। ज़रूरत इस बात की थी कि जब इस आंदोलन के लोगों के एक गाल पर थप्पड़ पड़े, तो वे अपना दूसरा गाल आगे करते। किंग जिन हैबिट्स की वकालत कर रहे थे, उन्हें अपनाकर कोई भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे सकता था। जिस दिन किंग के घर पर बम विस्फोट हुआ, उसी रात उन्होंने लोगों से कहा, हमें नफरत का सामना प्रेम से करना होगा। मैं भले ही किसी कारण से रुक जाऊं, पर यह आंदोलन नहीं रुकेगा, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं और ईश्वर हमारे साथ है। किंग ने अपनी बात खत्म की और इसके बाद धीरे-धीरे वहां की सारी भीड़ छट गई। बाद में एक व्हाइट पुलिस वाले ने कहा, अगर उस निगर ब्लैक लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अपमानजनक शब्द ने भीड़ को उपदेश देकर रोका नहीं होता, तो हम सब भीड़ के हाथों मारे जाते। अगले सप्ताह 2 दर्जन नए ड्राइवरों ने कारपूलिंग के लिए करार दिया। किंग के घर में दिन भर आने वाले फ़ोन कॉल्स भी खत्म हो गए। लोग अपने आप ही एकजुट होकर बहिष्कार की अगुवाई करने लगे और आंदोलन को आगे बढ़ाने लगे। जब इस बहिष्कार का आयोजन करने वाले अन्य लीडरों के घरों में बम फटे, तब भी ठीक यही हुआ। मोंटगोमेरी के ब्लैक लोगों के जत्थे सड़कों पर इकट्ठे होते, पर वहां कोई हिंसा नहीं होती। वे बस अपना विरोध जताते और चुपचाप अपने-अपने घरों की ओर लौट जाते। ऐसा नहीं था कि स्वतः पैदा हुई ये एकता सिर्फ हिंसा की प्रतिक्रिया थी। चर्चों में भी हर सप्ताह मीटिंग होने लगी। कभी-कभी तो रात में मीटिंग होती थी। टेलर ब्रांच ने मुझे बताया, ये मीटिंग किंग के उस भाषण जैसी होती थी, जो उस रात उन्होंने अपने घर में बम विस्फोट के बाद दिया। इनमें ईसाई शिक्षाएं दी जाती थी, पर उनका संदर्भ राजनीतिक होता था। आंदोलन कोई भी हो, हमेशा व्यापक ही होता है। अगर वाकई किसी आंदोलन को सफल बनाना हो, तो उसमें हिस्सा लेने वालों को अपनी पूरी पहचान, पूरा अस्तित्व रूपांतरित करना होता है। मोंटगोमेरी के लोगों को भी नए तरीके अपनाने पड़े। जिस तरह अल्कोहल एनोनिमस अपनी उन मीटिंग्स के कारण सशक्त बना, जहां शराब के लती नई हैबिट सीखते थे और स्वयं पर इसलिए विश्वास करने लगते थे, क्योंकि अन्य लोग उन पर अपना विश्वास दिखाते थे। उसी तरह मोंटगोमेरी के लोगों ने भी ऐसी ही मीटिंग्स में नए ढंग से व्यवहार करना सीखा, जिससे आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिली। ब्रांच कहते हैं, लोग ये देखने जाते थे कि बाकी लोग आंदोलन में किस ढंग से हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह की चीज़ों से लोग स्वयं को एक बड़े सामाजिक कार्य के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखने लगते हैं और जल्द ही वे इस पर विश्वास भी करने लगते हैं। बहिष्कार शुरू होने के 3 महीने बाद जब पुलिस ने हजारों लोगों को गिरफ्तार कर इस पर अंकुश लगाने की कोशिश की, तो पूरे समुदाय ने इस प्रताड़ना को एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया। जब अदालत ने 90 लोगों को दोषी ठहराया, तो ये सारे लोग गिरफ्तार होने के लिए खुद अदालत पहुंच गए। कुछ लोग तो पुलिस के शेरिफ ऑफिस में ये देखने के लिए गए, क्या उनका नाम भी इस लिस्ट में है, और जब उन्हें अपना नाम नजर नहीं आया तो उन्हें निराशा महसूस हुई। किंग ने बाद में लिखा, वे लोग जो एक दौर में डर के साए में जीते थे, अब वे पूरी तरह बदल चुके थे। आने वाले सालों में जैसे-जैसे ये आंदोलन बढ़ा, वैसे-वैसे ब्लैक लोगों पर हमले बढ़े, जिनमें कई लोग मारे गए। पुलिस भी उन्हें जब तक गिरफ्तार करके प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। पर आंदोलन करने वाले लोगों ने स्वयं भी कभी बदले के रूप में कोई हिंसा नहीं की और न ही किसी व्हाइट व्यक्ति को प्रताड़ित करने का कोई और तरीका अपनाया। वे तो बस अपनी बात पर अड़े रहे और उन्हें प्रताड़ित करने वाले व्हाइट लोगों से कहते रहे कि वे भले ही कितनी भी नफरत कर ले, ब्लैक लोग उन्हें माफ करते रहेंगे। किंग ने लिखा, इस आंदोलन के विरोधियों ने जो भी तरीका अपनाया, उससे ये आंदोलन कमजोर पड़ने के बजाय और मुखर व मजबूत होता चला गया। इसके कारण ब्लैक समुदाय के लोग एक दूसरे के और करीब आ गए। ये मान लिया गया था कि उनका सामना करने वाले लोग दरअसल ताकतवर लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना ऐसे निग्रो लोगों के साथ हो रहा है, जो डर से मुक्त हो चुके हैं। मोंटगोमेरी बहिष्कार के सफल होने के पीछे और पूरे साउथ इलाके में आंदोलन शुरू होने के अलावा भी इसके कई कारण थे, जो कहीं ज़्यादा बारीक थे, पर सामाजिक हैबिट का ये तीसरा पहलू भी इसका एक मुख्य कारण था। किंग के दर्शन में ऐसे नए व्यवहारों का समावेश था, जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लेने वालों को अनुयायियों के बजाय स्वयं निर्णय लेने वाले लीडरों में बदल दिया। ये वे सामान्य हैबिट नहीं है जिन्हें हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं। जब किंग ने विरोधियों को एक नई पहचान देकर मोंटगोमेरी संघर्ष को एक नई दिशा दी, तो इस आंदोलन के लोग इस ऐतिहासिक कार्य के साझेदार बन रहे थे। ये सामाजिक पैटर्न समय के साथ स्वतः आगे बढ़ने लगा और कई अलग-अलग इलाकों में फैल गया। यहाँ तक कि इसमें वे छात्र भी हिस्सा लेने लगे,
जिनसे किंग कभी मिले तक नहीं थे। ये छात्र आंदोलन में हिस्सा लेने वालों को देख-देख कर चीखते रहे और उनके तरीकों को आत्मसात करते हुए स्वयं लीडर्स की तरह काम करने लगे। 5 जून 1956 को जजों की एक कमेटी ने निर्णय दिया कि बसों में ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव करने वाला नियम संविधान के खिलाफ है। शहर के अधिकारियों ने इसके खिलाफ 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। तब तक पार्क्स को गिरफ्तार हुए 1 साल बीत चुका था। 3 दिन बाद शहर के अधिकारियों को इसका आधिकारिक आदेश भी मिल गया। अब शहर की बसों में हर नागरिक के पास समान अधिकार थे। वे ब्लैक और व्हाइट का कोई भेदभाव नहीं रह गया था। अगली सुबह 5:55 पर किंग ईडी निक्सन, राल्फ एबरनेथी और अन्य लोग 12 महीनों के बहिष्कार के बाद सिटी बस में चढ़े और सबसे आगे की सीटों पर बैठे। बस के व्हाइट ड्राइवर ने पूछा, आप शायद आंदोलन के नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। जी हाँ, आपका स्वागत है। हमें आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा, उसने कहा। बाद में एनएएसीपी के अटॉर्नी और सुप्रीम कोर्ट के भविष्य के जज थॉरवुड मार्शल ने कहा कि बसों में होने वाले नस्लीय भेदभाव के कानून को खत्म करने से इस बहिष्कार का संबंध ना के बराबर था। वे तो सुप्रीम कोर्ट था जो किसी एक पक्ष के दबाव में नहीं आया और आखिरकार इस भेदभावपूर्ण कानून को खत्म कर दिया गया। सड़कों पर रैलियां निकालने से कुछ नहीं होता। ब्लैक लोग चाहते तो घर पर आराम से बैठ सकते थे और कोर्ट में ये केस चलता रहता। तब ना तो बहिष्कार की कोई चिंता रहती और ना कोई और समस्या होती। हालांकि मार्शल की ये बात गलत थी क्योंकि वे इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू नहीं देख पा रहे थे। मोंटगोमेरी बसों के बहिष्कार ने कुछ नई सामाजिक हैबिट को जन्म दिया, जो जल्द ही नॉर्थ कैरोलिना के ग्रीन्सबोरो से लेकर अलबामा के सेल्मा और अंकरकास के लिटिल रॉक तक फैल गई। यह आंदोलन लोगों के मिलने और शांतिपूर्वक अपना विरोध जताने का एक जरिया बन गया था। इसमें हिस्सा लेने वालों को प्रताड़ित किया गया, पीटा गया, फिर भी वे डटे रहे। 1960 शुरू होते-होते यह आंदोलन फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन डीसी में फैलने के अलावा कांग्रेस की नज़र में भी आ गया। राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने 1964 के नागरिक अधिकार एक्ट पर सिग्नेचर किए, जिससे अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ होने वाला हर तरह का भेदभाव खत्म हो गया। राष्ट्रपति ने आंदोलन के कार्यकर्ताओं की तुलना देश के पितामह से की, जबकि अगर यही तुलना एक दशक पहले की जाती, तो ये राष्ट्रपति के लिए राजनीतिक आत्महत्या के बराबर होता। उन्होंने कैमरों के सामने आकर कहा, 188 साल पहले कुछ लोगों के एक छोटे से समूह ने आज़ादी का लंबा संघर्ष शुरू किया था। अब नई पीढ़ी के अमेरिकी नागरिकों को देश में न्याय की खोज का सिलसिला जारी रखने का जिम्मा दिया गया है। कोई भी आंदोलन इसलिए शुरू नहीं होता क्योंकि कुछ लोगों ने मिलकर तय कर लिया होता है कि अब उन्हें एक दिशा में आगे बढ़ना है। आंदोलन जो सामाजिक पैटर्न्स पर आधारित होते हैं, जो दोस्ती की हैबिट से शुरू होते हैं और सामुदायिक भावना के कारण आगे बढ़ते हैं, और नई हैबिट्स व उनमें हिस्सा लेने वालों की आत्म पहचान के विकसित होने से चलते हैं। किंग ने मोंटगोमेरी में इन हैबिट की शक्ति को पहले ही पहचान लिया था। लोगों से भरे चर्च में बहिष्कार समाप्ति की घोषणा करते समय उन्होंने कहा, मैं लोगों को सिर्फ सावधानी बरतने का निर्देश देकर चुप नहीं बैठ सकता था। इसके बाद भी यह आंदोलन 10 साल और चला, पर उस समय ये नज़र आने लगा था कि इसका अंत कब होगा और इसका प्रभाव पॉजिटिव होगा। किंग ने लोगों से कहा, इतने महीनों के बहिष्कार के बाद जब हम शहर की बसों में कदम रखेंगे, उस वक्त हमें इस विरोध को खत्म कर लोगों को गले लगाना होगा। हमें इसके प्रति अपना समर्पण दिखाना होगा, तभी हम इंसानों द्वारा इंसानों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार के काले साए से मुक्त हो सकेंगे और आज़ादी व न्याय के उजाले की ओर बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।